गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसे कि हमें पता है कि आज हमारा 10th साइंस बोर्ड का एग्जाम हुआ है, तो एक बार फटाफट से सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ गया है और उस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। अभी मेरे पास जो सेट है वो सेट वन है, तो सेट वन का सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले सेट वन में, सेट ए में, सेक्शन ए एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस इवॉल्व। जब भी कार्बोनेट बर्न होता है तो CO2 गैस इवॉल्व होती है और CO2 लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। इसमें जो रिएक्शन है, बैलेंस्ड जो रिएक्शन है वो ऑप्शन बी है, तो सेकंड का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। थर्ड, a metal ribbon X burns in oxygen with a dazzling white flame. dazzling white flame मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पर आती है और मैग्नीशियम रिबन का एक ही ऑप्शन है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो इज, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फाइव, सोडियम हाइड्रोजन इज टर्म्ड एन एल्कली व्हाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट, बिकॉज यहां पर मैं बता दूं कि एल्कली वो होते हैं, वो बेस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो ऑप्शन बी में हमारे पास गिवन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर, फेरिक हाइड्रोक्साइड इज आल्सो अ बेस बट इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो ये एल्कली नहीं होगा लेकिन ये बेस होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द नेम ऑफ द सॉल्ट यूज टू रिमूव, रिमूव परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है हमारा वॉशिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा का करेक्ट फॉर्मूला ऑप्शन सी लिखा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। क्लोरीन मोनोवेलेंट है, मतलब इसकी वैलेंसी 1 है, तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और इसमें डबल है, ट्रिपल है, डबल है, तो ऑप्शन सी में सिंगल बॉन्ड है, सो सेवंथ का सी। क्वेश्चन नंबर 8 पर अगर हम ध्यान दें, इसमें रूट के थ्रू वाटर ऊपर जा रहा है और ऊपर देख सकते हैं जो लीफ है, लीफ से वाटर वेपर्स निकल रही है, इट मींस वाटर जब इवेपोरेट होता है लीफ से, दैट टर्म इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, तो एट का ऑप्शन ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू, स्टोमेटा का ओपन होना या क्लोज होना, ये कौन कंट्रोल करता है? स्टोमेटा का ओपन या क्लोज कंट्रोल करता है गार्ड सेल, जब गार्ड सेल के अंदर, तो ऑप्शन बी अगेन, ऑप्शन बी, मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल, ऑप्शन बी। क्रॉस पी प्लांट मोनोहाइब्रिड का क्वेश्चन है, हेरिडिटी से। यहां पर वायलेट फ्लावर विच इज डोमिनेंट एंड व्हाइट फ्लावर विच इज रिसेसिव, जब इनकी F2 प्रोगेनी, F2 में आता है वी 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 स्मॉल वी एंड स्मॉल वी स्मॉल वी, तो उसने पूछा है कैपिटल वी का रेशियो स्मॉल वी के साथ, तो ये आएगा बेटा 1:1। इन प्लांट साइटोकिनिन, साइटोकिनिन मतलब सेल डिवीजन, 11th का ए। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स in parents and offspring of a particular species undergoing sexual reproduction remains constant। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि 23 पेयर ही रहते हैं। क्योंकि जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं जाइगोट बनने से पहले, तो ऑप्शन डी, halving of chromosomes at the time of gamete formation. Question number 13. Two LED bulbs, 12 watt and 6 watt, are connected in series. If the current through 12 watt bulb is 0. सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में करंट सेम रहता है, इसमें कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, सीरीज में करंट सेम रहता है। अगर 12 वाट में करंट 0.06 एम्पियर है तो 6 वाट में भी करंट 0.06 एम्पियर ही रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न्स गिवन है, सर्कुलर रिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, चारों ही केसेस में करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, यानी चारों ही केसेस में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, और जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो लूप में ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज होता है, नीचे एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो इन चारों को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ऑप्शन ठीक है। आई होप आप सबका ठीक होगा। 15th,
द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ, रेजिस्टेंस हाफ हो गया और बाकी पैरामीटर्स अनऑल्टर्ड हैं, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर विल बिकम, रेजिस्टेंस हाफ तो करंट डबल, और हीट का फॉर्मूला हमारा वी आई टी, हीट का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं वी आई टी, या इसको आर टी से भी हो सकता है वी आई टी, रेजिस्टेंस हाफ है तो करंट डबल होगा, हीट भी डबल हो जाएगी क्योंकि वी और टी कांस्टेंट है, तो डबल 2 टाइम्स, यस 15 का बी। 16th, अल्फा पार्टिकल, जहां पर अल्फा पार्टिकल होते हैं बेटा वो करंट की डायरेक्शन को बताते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, करंट नीचे है, जो थंब है जो फोर्स दिखाएगा वो हमारी तरफ आ रहा है, यानी आउटसाइड द पेज, आउट ऑफ द पेज। ठीक, आगे तो एमसीक्यू हो चुके हैं, असर्शन रीजन पर हम आ जाते हैं। असर्शन रीजन फर्स्ट है, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल सही है, एक्सोथर्मिक होता है। क्विक लाइम रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर, और इसका करेक्ट रीजन भी दे दिया है यहाँ पर, तो ऑप्शन ए, assertion and reason are true and reason is correct explanation of A. Question number 18 है, in humans if gene B is responsible for black eyes and gene small b is responsible for brown eyes, B dominant हो गया, small b recessive हो गया, color of eyes of the progeny will having gene combination BB black होगा, small b brown होगा, ये कह रहा है black होगा, गलत, assertion गलत है, black color dominant है, सही, तो assertion is false, reason is true, it means option C. ऑप्शन डी, assertion is false, reason is true, ऑप्शन डी, assertion false है, reason true है, तो ऑप्शन डी, 18th का डी। 19th, the inner walls of the small intestine have finger like projections called villi, correct, these villi have a large surface area, small intestine completing the digestion of the food, ये भी correct है और correct explanation भी है ए। A current carrying conductor experience a force when placed perpendicular, बिल्कुल सही है, हमारा जो लॉ, ये करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है। द नेट चार्ज ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें से चार्ज फ्लो होता है तो बेटा जितने प्रोटॉन्स तो फ्लो करते ही नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाते हैं, तो इसका मतलब नेट चार्ज जीरो है, बिल्कुल सही है, नेट चार्ज जीरो है, लेकिन ये ऊपर वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी। तो यहाँ पर हमारे assertion reasons और MCQs हो गए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। A student took a small amount of copper oxide in clinical classes, इसमें चॉइस है बेटा, अगर आप देख सकते हो सेक्शन डी में हमारे पास चॉइस दी हुई है, दो क्वेश्चंस है। स्टूडेंट took a small amount of copper oxide in conical flask, कॉपर ऑक्साइड लिया कॉनिकल फ्लास्क में, कुछ HCl डाला, he observed the change in the color of the solution, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड अगर हम इसमें देखें जो कॉपर ऑक्साइड है और उसमें उसने डाला है HCl, तो यहाँ पर जो रिएक्शन बनेगी वो बनी कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द राइट नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म कॉपर क्लोराइड, नेम ऑफ द कंपाउंड इज कॉपर क्लोराइड एंड इट्स कलर ऑफ कॉपर क्लोराइड इज ग्रीन। सेकंड में हमें बैलेंस लिखनी है इक्वेशन, तो ये इक्वेशन हमने बैलेंस भी कर दी, तो ये आंसर है कॉपर क्लोराइड, नेम ऑफ द कंपाउंड, कलर ग्रीन, रिएक्शन ये यहाँ पर हमने लिखी। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट बी, चॉइस थी इसमें, तो नीचे वाला पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट भी हमने पहले मेंशन किया हुआ था। द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा इज NaOH, कास्टिक सोडा होता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, involves electrolysis of an aqua solution, क्लोर एल्कली प्रोसेस है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड X, X हो गया हमारे पास NaCl, X हो गया NaCl, और ये एक्वस है इसलिए इसे ब्राइन सॉल्यूशन बोलेंगे। जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो दो गैसेस बन रही हैं Y एंड Z, Y और Z दो गैसेस बन रही हैं, तो इसको मैं लिख देता हूं, पहले पूरी इक्वेशन लिख देता हूं, NaOH प्लस
H2 प्लस Cl2, NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। ये जो है ये हमारी पूरी इक्वेशन बन गई यहाँ पर। क्लोर एल्कली प्रोसेस इसको हम कहते हैं, ये इलेक्ट्रोलिसिस इसमें किया गया है और इसे हम बैलेंस कर लेंगे। अब इसमें पूछा गया है कि वाई इज लिबरेटेड एट कैथोड। कैथोड कैथोड एक टर्म होता है पैनिक, पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। कैथोड नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो कैथोड पर पॉजिटिव गैस आती है, यानी कैथोड पर हाइड्रोजन होगी और एनोड पर क्लोरीन होगी। which is liberated at anode. On treatment with dry slaked lime forms a compound B। और अच्छा, ये कह रहा है ऑन ट्रीटमेंट विद ड्राई स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम हमारे पास होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 को अगर क्लोरीन से रिएक्ट कराए तो हमारे पास आता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विच इज ब्लीचिंग पाउडर। अब मैं बताता हूँ कौन सी चीज क्या है, समराइज करते हैं। X हमारे पास NaCl है, Y हमारे पास कैथोड पर निकला हाइड्रोजन, Z एनोड पर निकला क्लोरीन और B हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन से ये क्वेश्चन आया है, ब्रेन के पार्ट्स को पूछा है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट, ब्रेन का कौन सा पार्ट किस में हेल्प करता है। तो सबसे पहला आसान क्वेश्चन है बेटा ये। सबसे पहला है मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस। तो ये पता होगा आपको, पोस्चर और बैलेंस बनाने के लिए हमारे पास हाइंड ब्रेन में एक पार्ट है सेरिबेलम which helps in maintaining posture। नेक्स्ट है बीटिंग ऑफ हार्ट। बीटिंग ऑफ हार्ट, बीटिंग ऑफ हार्ट को कौन कंट्रोल करता है? बीटिंग ऑफ हार्ट को जो हमारा बीटिंग ऑफ हार्ट है ये भी हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। और ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? ब्रेन का इसमें जो पार्ट कंट्रोल करता है वो होता है बीटिंग ऑफ हार्ट इज इनवॉलंटरी एक्शन, सो इट इज कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला। मेड्यूला। नेक्स्ट वन इज थिंकिंग, सोचना समझना। थिंकिंग, थिंकिंग का काम बेटा, थिंकिंग मतलब सोचने के लिए, और सोचने के लिए जब थिंकिंग जो प्रोसेस है वो कंट्रोल करता है सेरेब्रम, हमारा फोरब्रेन, सेरेब्रम। लास्ट वन इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर देखेंगे तो बेटा नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? ब्लड प्रेशर भी, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड है तो ये भी कंट्रोल करता है हमारा। आगे चलते हैं बेटा, इसका और वाला भी था, इसका और पोर्शन भी है। वेयर आर ऑक्सीजन सिंथेसाइज इन प्लांट। ऑक्सीजन कहां पर, प्लांट में कहां पर सिंथेसाइज होता है? ऑक्सीजन, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन सिंथेसाइज होता है प्लांट्स में रूट और शूट की टिप पर। विच ऑर्गन ऑफ द प्लांट शोज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म दिखाता है हमारा स्टेम। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, अगेन स्टेम। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी के अगेंस्ट, स्टेम या शूट हम कुछ भी लिख सकते हैं। पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म जो वाटर की तरफ जाते हैं, तो बेटा ये होगी। डन। नेक्स्ट, which write one specific function each of the following organ in relation with excretion in human beings। ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन से रिलेटेड है, एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी से रिलेटेड है। रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी का क्या काम है? रीनल आर्टरी कैरी unclean blood from other parts to both kidneys। renal artery carry unclean blood to both kidneys। तो ये कैरी करती है रीनल आर्टरी अनक्लीन ब्लड को दोनों किडनीज में। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा कैरी, ध्यान से सुनेंगे, यूरेथ्रा कैरी यूरिन फ्रॉम both kidneys to urinary bladder। Next one is glomerulus। Glomerulus is a filter present in Bowman capsule, helps in filtering of blood। Next is tubular part of nephron। Tubular part of nephron is tubular part of nephron is known as tubule and it helps in selective reabsorption। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया है 24 और इसमें इजी क्वेश्चन है। टू ग्रीन प्लांट्स आर केप्ट, दो ग्रीन प्लांट्स हैं जिनको ऑक्सीजन फ्री कंटेनर्स में रखा गया है।
one in the dark and other in sunlight. एक dark में रखा गया है, एक sunlight में. It was observed that plant kept in dark could not survive longer because, बहुत ही simple question है, because when the plant kept in dark away from the sunlight, so it will not survive because sunlight is necessary for photosynthesis. photosynthesis के लिए sunlight हमारे पास जरूरी है. तो ये observation हमें ये दिखाता है that sunlight is necessary for photosynthesis. Without sunlight, plant can't survive. Okay, next question number 25. फिगर से पता चल रहा है हमारे पास है, इसमें मायोपिया है. मायोपिया, दो कोजेस बताने हैं बेटा. मायोपिया के कोजेस हम इसमें लिख सकते हैं. मायोपिया के जो कोजेस हैं, दैट इज इलोंगेशन ऑफ आई बोल एंड शॉर्टनिंग ऑफ फोकल लेंथ. तो मैंने दो आपको बताया, फोकल लेंथ का छोटा हो जाना, आई बोल का बड़ा हो जाना. तो ये दो इसके कोजेस हैं और इसको करेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस. डाइवर्जिंग लेंस लगाते हैं, कॉनकेव लेंस लगाते हैं. नेक्स्ट, द कलर ऑफ क्लियर स्काई फ्रॉम द अर्थ अपीयर्स ब्लू but from the space it appears dark. Simple question hai, because of dispersion. The color of clear sky from the earth appears blue because of the atmosphere. At the top of the atmosphere particles are very fine, so because of scattering of light scatter hoti hai. इसमें आंसर आएगा scattering of light scatter हो जाती है. atmosphere है तो light scatter हो जाती है. least वेवलेंथ की लाइट स्कैटर होती है, विच इज ब्लू. तो स्काई हमें ब्लू दिखाई देता है. बट when we see the sky from the space, there in the space there is no atmosphere, no scattering of light takes place, hence it appears black. Next, use of several pesticides. ये हमारे लास्ट चैप्टर एनवायरमेंट से क्वेश्चन है. which results in excessive accumulation of pesticides in river or ponds. Beta, pesticides are non-biodegradable and they are insoluble. In water. Is a matter of deep concern because they are insoluble in water. They are non-biodegradable. When they enter in the food chain, they accumulate at the highest trophic level and can cause many concerns like many diseases. Next, section C, question number 27 का फर्स्ट पार्ट. वाइल वाटर का इलेक्ट्रोलाइट्स कर रही है, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है. ऐसे ही कुछ ड्रॉ करती है, क्यों? बिकॉज water, distilled water is not a good conductor of electricity. So to make it conductive, we have to add some drops of acids. Name the gas liberated at cathode and anode. बेटा वाटर का इलेक्ट्रोलाइज करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगी. हाइड्रोजन पॉजिटिव गैस, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज. तो पैनिक, पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव इज कैथोड. एनोड पॉजिटिव है तो नेगेटिव गैस जाएगी, यानी एनोड पर ऑक्सीजन जाएगी. नेगेटिव इज कैथोड, कैथोड नेगेटिव है तो पॉजिटिव गैस जाएगी, यानी हाइड्रोजन जाएगी. अपोजिट अट्रैक्ट्स. इसमें एक और क्वेश्चन ऐड है. write the relation between the volume of gas collected at anode and cathode. पहले एनोड पर पूछा, एनोड पर ऑक्सीजन है, कैथोड पर हाइड्रोजन है. तो हमें पता है H2O1:2 इसका आंसर होगा. इसका पार्ट 2, बट इसका पार्ट 2 है बेटा, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट. सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखा जाता है तो सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग. दिस इज फोटोलिसिस decomposition reaction. Photolysis decomposition reaction. 28. Suggest a safe procedure of diluting a strong concentrated acid. हमें एसिड को कैसे डाइल्यूट करेंगे? एसिड को डाइल्यूट करने के लिए एसिड शुड बी एडेड टू वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप and by continuously stirring because the reaction between them is highly exothermic. Name the salt formed when sulfuric acid is react with sodium hydroxide and write its pH. Sulfuric acid is H2SO4 और ये रिएक्ट कर गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, जो सॉल्ट बनेगा सोडियम सल्फेट N2SO4 प्लस वाटर. और ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा सोडियम सल्फेट. और इसकी जो पीएच होगी अराउंड 7 इसकी पीएच होगी. ड्राई HCl गैस does not change the color of dry because acid is acid when it gives
हाइड्रोनियम आयंस इन वाटर। अगर HCl गैस है और लिटमस पेपर भी ड्राई है तो दोनों में, HCl गैस भी ड्राई है और लिटमस पेपर भी ड्राई है तो दोनों में रिएक्शन होगी ही नहीं, बिकॉज देर आर नो H+ आयंस। वाटर की प्रेजेंस में ही H+ आयंस आते हैं, तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, H+ आयंस नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का ए का फर्स्ट पार्ट थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था ये, हाउ डज पैरामीशियम ऑब्टेन इट्स फूड। तो पैरामीशियम अपना फूड ऑब्टेन करता है। पैरामीशियम की जो बॉडी होती है उसके चारों तरफ कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम कहते हैं सीलिया। सीलिया जो होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे वो फूड को कैप्चर कर सकता है। तो इसमें हमारे पास वही आएगा, सीलिया की हेल्प से वो फूड को कैप्चर करता है विद द हेल्प ऑफ सीलिया। सेकेंड है डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, इनका नाम बताने हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक होता है, फूड को एसिडिक बनाता है, और so that pepsin could work and also kill the bacteria come along with the food. Trypsin, trypsin पैनक्रियाटिक जूस का एक पार्ट है। ट्रिप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक, मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक contains pepsin and this pepsin again helps in the digestion of protein. Salivary amylase which is released by salivary glands and present in saliva helps in digestion of carbohydrates. I think clear हो गया होगा। इसका एक ऑप्शन दूसरा भी आया हुआ है बी पार्ट। What is double circulation? Double circulation human heart से related है। Double circulation it means in one complete cycle of circulation of blood from heart, the blood passes through the heart 2 times. One systolic circulation and the other one is diastolic circulation. तो दो तरह के circulation एक ही complete cycle में blood heart से 2 बार पास होता है, so it is known as double circulation. Next question is, why is the separation of right side and the left side of heart useful? To avoid the mixture of oxygenated and deoxygenated blood. Because birds and mammals are 4-chambered heart and both are warm blooded. So to maintain the body temperature and to obtain more energy, there is a septum which separate the right side and left side of the heart and prevent mixing the oxygenated and deoxygenated blood. Then next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। Define the following terms in the context of diverging mirror. Diverging mirror होता है हमारे पास बेटा convex mirror, convex mirror, yes, convex mirror is diverging mirror, concave is converging. उसका principal focus हमें बताना, फोकल लेंथ बतानी है विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक यहाँ पर हमने सेंटर लिया, हमें बनाना है कॉन्वेक्स, हमें कॉन्वेक्स बनाना है तो राइट साइड से बनेगा। हमने यहाँ पर सेंटर लिया, 6 सेंटीमीटर प्रॉक्स हमने कंपास खोला और एक आर्क लगाई यहाँ पर, और ये हमारा हो गया। ये हमारा P होगा और दोनों का सेंटर 3 सेंटीमीटर पर हमारा फोकस होगा। अब रेज हमेशा हमारी जो आती है वो लेफ्ट साइड से आती है, तो कॉन्वेक्स मिरर ये यहाँ पर हमारी इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे डाइवर्ज एंड अपीयर्स टू मीट एट फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस को हम एक्सप्लेन करेंगे। व्हेन द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन कॉन्वेक्स मिरर, दे डाइवर्ज एंड अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस and that point is known as principal focus. What is focal length? What is focal length? Focal length is the distance between pole and focal length. Between pole and focal length. I think ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका और पार्ट हम देख लेते हैं। और पार्ट एक न्यूमेरिकल है, तो फटाफट से इस न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। और आपने अगर ये न्यूमेरिकल नहीं करा, ऊपर वाला करा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं वीडियो में। तो बेटा एक बार फटाफट से हम इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर, is placed 25 centimeter away from the optical center of converging lens u minus 25 centimeter। converging lens मतलब convex lens, convex lens की focal length पॉजिटिव होती है 15 सेंटीमीटर, पॉजिटिव 15। लेंस है, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f। 1 upon v we have to find,
U is minus 25 minus minus plus 1 by 25 equals to 1 by 15. 1 by V is equals to 1 by 15 minus 1 by 25. LCM is 150. 1510 minus 6. 4 by 150. Yes, 72 by 75. V is equals to, हम एलसीएम 75 भी लिख सकते हैं बेटा. V is equals to 75 by 2. It means 37.5 सेंटीमीटर. तो भी आ गया हमारे पास 37.5 सेंटीमीटर. और हमें क्या निकालना है इसमें? कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस V and the height of the image formed. We have to also find height. हाइट के लिए हमें पहले मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं. H डैश मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं. माइनस V by U. M is plus V by U in length. So V is 75 by 2 and U is minus 25. That is minus 3 by 2. M आ गया हमारे पास. रियल इन्वर्टेड इन लार्ज इमेज होगी और M की हेल्प से हम हाइट निकाल सकते हैं. माइनस 3 by 2. H dash is, don't know, H is 10. So H dash is equals to minus 30 upon 2. It means minus 15 or 15 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हमारे पास इसमें इमेज डिस्टेंस V आई 37.5 सेंटीमीटर. हाइट आई हमारे पास H डैश माइनस 15. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. द पावर ऑफ लेंस इज प्लस 4D. प्लस 4D बेटा, प्लस 4D. प्लस 4D है. पावर ऑफ लेंस प्लस 4D. प्लस 4D का मतलब है कॉन्वेक्स लेंस है. फोकल लेंथ निकालनी है. पावर का फॉर्मूला 1 by f. f का फॉर्मूला हो गया 1 by d. 1 by 4. इट मींस 0.25 मीटर और 25 सेंटीमीटर. एन ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस, ये तो हमें पता ही चल चुका है. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये फोकल लेंथ आ रही है हमारे पास 25 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में कह रहा है ऑब्जेक्ट u minus 50 है. u minus 50 है. अच्छा, फोकल लेंथ 25 है और ऑब्जेक्ट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पर रखा है, 50 पर रखा है, यानी फोकल लेंथ के ट्वाइस पर रखा है, यानी 2f वाला केस है. स्टेट द नेचर. अब 2f पर जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज भी हमारी 2f पर बनती है. तो v हमारा होगा प्लस 50, राइट साइड पर बनेगी. स्टेट द नेचर. मैग्निफिकेशन जो होगा हमारा यहाँ पर -1. बिना करे भी हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. सो इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. 2f2 पर इमेज बनेगी. रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज. सो m is -1, v is प्लस 50. रे डायग्राम इसमें आपको बनाना है. तो रे डायग्राम में फटाफट से बता दूं कौन सा बनेगा. यहाँ पर हमारा ऑप्टिकल सेंटर f1 to f1, f2 to f2. आपने तो पेंसिल कंपास की हेल्प से बनाएंगे. 2f1 पर ऑब्जेक्ट रखा है, एक रे सीधी वो निकलेगी f से, दूसरी रे o से सीधी. 2f2 पर हमारी इमेज बनेगी. हमारे पास ही वाला डायग्राम हमें बनाना होगा. आई थिंक समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 है बेटा हमारे पास. y is an alternating current considered to be an advantage over direct current for the long distance transmission of electric power. AC करंट की एडवांटेज बतानी है DC करंट के ऊपर. AC current has an advantage over DC current that it can transmit over long distance because AC current changes its direction periodically. Hence the wire does not heat that much. So electric current is not converted into heat energy as it is wasted in DC. तो हम इसको लिख सकते थे
नेक्स्ट है हाउ इज द टाइप ऑफ करंट यूज्ड इन हाउस होल्ड सप्लाई डिफरेंट फ्रॉम वन गिवन बाय अ बैटरी ऑफ ड्राई सेल। हमारे जो हाउस होल्ड सप्लाई में यूज होता है वो एसी यूज होता है, और जो ड्राई सेल में यूज होता है वो डीसी। दोनों में हम इसमें डिफरेंस बता सकते हैं एसी और डीसी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंस फ्रॉम अ पॉसिबल डैमेज। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज। इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर जो वायर बनी होती है वो बनी होती है टिन प्लेटेड कॉपर वायर विच हैज whose melting point is low, whose melting point is low. So when excess of current flows in the circuit, fuse wire melts and prevents the household circuit. I think समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। और पार्ट इसका और भी सिंपल है। सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड का डायग्राम बनाना है बेटा, हम इसको ड्रॉ करके इस तरह से करंट हमारा यहाँ से जा रहा है, यानी यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। जहां नेगेटिव होता है वहां नॉर्थ साउथ, और इसके चारों तरफ हम मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हम ड्रॉ कर सकते हैं। कोई दो मैग्नेटिक लाइन आपस में टच ना हो, ड्रॉ करते हुए बात ध्यान रखेंगे। एरो जरूर लगाएंगे, नॉर्थ से बाहर है, साउथ में अंदर है, नॉर्थ से बाहर है, साउथ में अंदर है, और अंदर साउथ टू नॉर्थ है। अब इसमें उसने पूछा है स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा होगी। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ ए पर होगी, ए से कम स्ट्रेंथ सी पर होगी, और सी से कम स्ट्रेंथ बी पर होगी। इनसाइड द सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड के अंदर सबसे ज्यादा, पोल्स पर उससे कम, और बी एक्सेस जो बी है वहां पर सबसे कम होगी, क्योंकि वहां मैग्नेटिक लाइंस दूर दूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। राइट वन डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बीच में डिफरेंस बताना। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की डिफाइन हम दोनों में लिख सकते हैं, दैट वेस्ट व्हिच इज डिग्रेडेड और consumed by microbes are known as biodegradable, and which is not consumed or which is not degraded by microbes is known as non-biodegradable waste. List to impact each type of accumulated waste. दोनों के impact बताने, अगर ठीक से dispose of ना किया जाए, biodegradable को अगर ठीक से dispose ना किया जाए तो ये decompose होते हुए they give foul smell, breeding of mosquitoes which can spread many डिजीजेस। नॉन बायोडिग्रेडेबल अगर हो तो इससे लैंड पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, वाटर बॉडीज चोक हो सकती हैं, और वाटर बॉडीज के अंदर एक्वेटिक लाइफ को भी डेंजर हो सकता है। तो ये पॉइंट्स हम इसमें लिख सकते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर 9 क्वेश्चन आंसर्स हैं, फटाफट से इनको भी देखते हैं। स्ट्रक्चर बताना ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना। ब्यूटेन का मतलब 4 1 2 3 4 ब्यूटानोइक एसिड। ये ब्यूटानोइक एसिड का स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। क्लोरोपेंटेन 1 2 3 4 5 और लास्ट में लग गया क्लोरीन। ये क्लोरोपेंटेन का हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया। तो दोनों के स्ट्रक्चर आ गए। जहां मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ हाइड्रोजन लिख देंगे, स्ट्रक्चर डन। नेक्स्ट इज हाउ स्ट्रक्चर 1 एंड 2 आर रिलेटेड टू वन अनदर। अच्छा, तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, तो हम ये कह सकते हैं they are structural isomer, they are structural isomers because molecular formula is same and structural formula is different. दोनों ही केस में अगर आप काउंट करें, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 14 है, तो ये हेक्सेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर लिए हुए हैं। उसने कहा कि एक और बनाओ, तो हेक्सेन का एक सिंपल स्ट्रक्चर बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सेन का एक और स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर जनरल फार्मूला। आसान, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, तो सैचुरेटेड का जनरल फार्मूला हुआ CnH2n+2। दिस इज सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, तो कॉमन फार्मूला हुआ CnH2n and CnH2n-2, both are unsaturated. Next, what happens when a small piece of sodium is dropped in ethanol? Reaction चलिए इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं बेटा। C2H5OH, इथेनॉल में सोडियम डाल दिया तो ये बनाएगा C2H5ONA एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस्ड। नेक्स्ट इज व्हाट इज व्हाई ग्लेशियल एसिटिक एसिड कॉल्ड सो। एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है बिकॉज़ इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लो, दैट इज 390 केल्विन,
and in winters it generally freeze, hence it is known as glacial acetic acid. Part 3. What happens when ethanol is heated at 443? Ethanol is C2H5OH. Concentrated H2SO4 is dehydrating substance. 443 केल्विन टेम्परेचर पर ये इथीन बनाएगा प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा, गैस बनकर उड़ जाएगा, इथीन बन जाएगा. दिस इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन. Part 4, saponification reaction. Saponification reaction. Saponification reaction हम लिख सकते हैं बेटा, एस्टर से बनता है COO C2H5 plus NaOH. यहाँ पर बॉन्ड टूटता है and the products are CH3COONA plus C2H5OH. It is soap, hence it is reaction is saponification reaction. आगे चलते हैं. Name and explain the modes of asexual reproduction observed in Hydra. Hydra में बेटा दो होते हैं, इसमें दो चीजें एक्सप्लेन करनी है. अच्छा क्वेश्चन दिया है. हाइड्रा में दो चीजें होती है, हाइड्रा में बडिंग भी होती है और हाइड्रा में रीजनरेशन भी होता है. दोनों के डायग्राम बनाकर आपको एक्सप्लेन करना है. What is vegetative propagation? Vegetative propagation is that propagation in which new organisms develop from a given plant other than the part of the given plant other than the seed with the root, stem or leaf. दो एडवांटेज वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के, सीडलेस प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है, केयर कम करनी पड़ती है, फ्रूट बियर जल्दी हो जाता है. तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की. 36. हाउ इज द करंट related to potential difference? This is related to Ohm's law. Current is directly proportional to potential difference at constant temperature. Draw a label diagram to verify this relationship. इसमें हमें Ohm's law वाला डायग्राम बनाकर दिखा देना है. देखिए यहाँ पर एक सर्किट हमें लिमिट सर्किट डायग्राम हमें बनाना है. तो यहाँ पर इस तरह से मैं एक बैटरी बना लेता हूँ. और यहाँ पर एक पॉइंटर लगा देते हैं बैटरी कनेक्ट करने के लिए. एमीटर हमने लगाया, यहाँ पर एक रेजिस्टर और वोल्टमीटर लगा लिया. इसमें वोल्टमीटर से वोल्टेज की वैल्यू नोट करते चलेंगे, एमीटर से करंट की वैल्यू नोट करते चलेंगे. तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है. तो ये हमारा सर्किट डायग्राम बन चुका है. चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 36 भी हमारा हो गया है और इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर. बेटा इसका सेकंड पार्ट है, व्हाई शुड एन एमीटर हैव लो रेजिस्टेंस? एमीटर का रेजिस्टेंस कम क्यों होना चाहिए? बिकॉज एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. अगर इसका रेजिस्टेंस हाई होगा तो सीरीज में करंट फ्लो नहीं होगा, सो इट्स रेजिस्टेंस शुड बी लो. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ग्राफ दिया हुआ है, वी एक्स एक्सिस पर दिया है, आई वाई एक्सिस पर दिया है. सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए शो सीरीज कॉम्बिनेशन को दिखाएगा जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन को दिखाएगा जिसका रेजिस्टेंस कम होगा. सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है. ए और बी रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं. अब क्योंकि V is equals to I, RB is directly proportional to R and I is inversely proportional to R. तो जिसका V ज्यादा है उस V गिवन I पर जिसका V ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. ठीक है, तो गिवन I पर यहाँ पर A का V ज्यादा है, B का V कम है. तो A वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है, B का रेजिस्टेंस कम है. A सीरीज में होगा और B पैरेलल में होगा. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. तो हमारे पास लास्ट हम सेक्शन पर आ गए हैं, केस स्टडी. तो इस सेक्शन में और देखते हैं हम फटाफट से कि किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर्स हमें करने थे. आयनिक कंपाउंड्स से हमारा क्वेश्चन आया है. सो द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, जल्दी से देखेंगे. मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 282, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 287. मैग्नीशियम पर डॉट आएगी 2, क्लोरीन पर डॉट आएगी 7.
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने लिए, यहां से एक इधर ट्रांसफर हो गया, एक और क्लोरीन हमें चाहिए होगा दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, ये यहाँ ट्रांसफर। तो Mg से दोनों इलेक्ट्रॉन गए, तो Mg पर चार्ज आया 2 प्लस, क्लोरीन पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो क्लोरीन पर चार्ज आएगा माइनस, क्लोरीन 2 है तो 2, ये बना MgCl2। इस केस में Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन बेटा दिए हैं, तो Mg2 प्लस, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो Cl माइनस। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज list two property of ionic compounds other than high melting and boiling point। बहुत आसान है। ionic compounds are soluble in water, ionic compounds exist solid state in nature, and ionic compounds conduct electricity in aqueous and molten state but do not conduct electricity in solid state। Part third, while forming an ionic compound say sodium chloride, how does sodium atom attain its stable configuration? Okay, सोडियम क्लोराइड में सोडियम का एटॉमिक नंबर, इसमें आप लिखकर शो करेंगे, सोडियम का नंबर है 11281। जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो बनता है Na प्लस, यानी इलेक्ट्रॉन्स रह गए 11 माइनस 1 10। अब 10 Na प्लस की जो कॉन्फ़िगरेशन हो गई वो हो गई 2 8 which is stable, which is of noble gas neon gas configuration, and hence by donating one electron it forms noble gas stable configuration। इसके और में भी एक दिया हुआ है, आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि आयंस फ्री नहीं होते। व्हाट हैपेंस एट द कैथोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी एक्वा सॉल्यूशन? सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन में, ये क्वेश्चन पहले भी आया था हमारा क्लोर एल्कली वाला, दोबारा से इसमें रिपीट हुआ। देखिए आप ऐसे याद करेंगे, कैथोड पेन पॉजिटिव एनोड नेगेटिव कैथोड, कैथोड नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव जो होगा इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क एक्वा सॉल्यूशन, पॉजिटिव जो होगा, पॉजिटिव जो गैस होगी NaCl एक्वस NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। तो मैंने कहा कैथोड नेगेटिव है, पॉजिटिव गैस आएगी, आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। ये भी एक केस स्टडी दी हुई है, इसमें पूछा है व्हाई ऑफस्प्रिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ ट्रू कॉपी ऑफ हिज पेरेंट्स बिकॉज़ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, द व्हेन द zygote is formed by the two different cells, and hence there is a error in DNA copying, there is a variation, hence there is not a true copy of this parents in sexual reproduction। एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट डिफरेंस बिटवीन F1 and F2 जनरेशन। इन F1 जनरेशन the offspring are formed to the true breed homozygous gametes से F1 जनरेशन बनती है, और F2 जनरेशन जो बनती है वो हेट्रोजाइगस गैमेट्स से फॉर्म होती है। F1 जनरेशन के अंदर सब डोमिनेंट ट्रेट्स आते हैं, F2 जनरेशन के अंदर रिसेसिव ट्रेट भी आते हैं, हालांकि कम आते हैं पर। Next, why do we say that variation are useful? Variation are useful for the survival because our environment is dynamic; it changes continuously. So to adapt in this changing environment, variation are useful. For example, bacteria, due to global warming, the temperature of Earth remains increasing, constantly increasing. So a bacteria can survive only if heat-resistant variation occurs in their body. Otherwise, it will not survive. Okay. स्टडी मेंडल क्रॉस, मेंडल का क्रॉस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये F1 उसने बनाया है। ऑब्जर्व 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन इन F2 जनरेशन, बिल्कुल सही। F2 जनरेशन में 4 आएंगे, वो 4 होंगे कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। व्हिच ऑफ दीस वर न्यू कॉम्बिनेशन? न्यू कॉम्बिनेशन इसमें से कौन से हैं? इसमें से न्यू कॉम्बिनेशन एक ये वाला है और एक ये वाला है। व्हाई डू यू न्यू फीचर्स व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन द पेरेंट्स? बेटा F2 जनरेशन जब आप बनाओगे तो इसमें राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन के अलावा राउंड ग्रीन, जो नए कॉम्बिनेशन है वो होंगे राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। ये कॉम्बिनेशन जो होंगे नए होंगे, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो न्यू कॉम्बिनेशन होंगे। और न्यू फीचर्स पेरेंट्स में प्रेजेंट नहीं थे बिकॉज ये हेट्रोजाइगस है, अपीयर इन F2 जनरेशन। उसमें हम
का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट भी हम बता सकते हैं। लास्ट हमारा है जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट का है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में दिया है 2.42, तो एनडीवी हो गया हमारे पास एनवी और सी अपॉन एनडी। ये 2.42 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन एनडी अपॉन सॉरी अपॉन वीडी स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो डायमंड की स्पीड आ गई 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 2.42। तो हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 3 को 2.42 से। जब यहाँ पर 3 को 2.42 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। 3 को 2.42 से हम डिवाइड कर लेते हैं साइड में। 3 divided by 2.42, the answer is 1.24। 1.24 into 10 की पावर 8 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यूनिट जरूर लगाएं। सेकेंड पार्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.5, 1.33, 1.62। इफ रे ऑफ लाइट, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतना मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होगा, उतना जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा उतना कम होगा। उतना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा तो सबसे ज्यादा इसमें क्या बोला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है। तो सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा 1.62, इससे ज्यादा जो होगा 1.5 और इससे ज्यादा जो होगा 1.3। 1.33 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो इन सब में ऑप्टिकली रेयर होगा। तो ऑप्टिकली रेयर होगा तो इतना ज्यादा ये बैंड नहीं होगा, तो सबसे ज्यादा एंगल इसी का होगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर ये है। थर्ड पार्ट है हमारा, our third part is the speed of light in glass is 2 into 10 की power 8 meter per second and in water is 2.25। which one of these two is optically denser and why? जिसकी स्पीड कम वो ऑप्टिकली डेंसर, तो ग्लास ऑप्टिकली डेंसर होगा। why? because its speed is less। a ray of light is incidentally normally at the water glass interface when it enters thick glass container filled with water। एक ray of light है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली एट वाटर ग्लास इंटरफेस। ऊपर वाटर है, नीचे ग्लास है। when it enters a thick glass container filled with water, थिक ग्लास कंटेनर में जाता है जो पानी से भरा हुआ है, तो वाटर से ग्लास में जाता है। बट विल हैपन टू द पाथ ऑफ द रे आफ्टर एंटरिंग द ग्लास। ग्लास में एंटर करते हुए क्या होगा? अगर नॉर्मली आ रही है लाइट, अगर नॉर्मली आ रही है तो सीधी चली जाएगी। नॉर्मली लाइट सीधी चली जाती है, हम डायग्राम बनाकर दिखा सकते हैं। बी पार्ट हम देखेंगे इसका। बी पार्ट में है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 4/3 and absolute refractive index of water is 4/3 and glass is 3/2। if the speed of light in glass is 2 into 10, if PW is the speed of light in glass, Vg is 2 into 10 की power 8 meter per second। find the speed of light in vacuum। okay, ग्लास का हमें दिया है तो ग्लास का हम फॉर्मूला लगा देते हैं, C upon Vg। Ng is 3/2, C is we have to find Vg। Vg is 2 into 10 की power 8 मीटर पर सेकेंड। 2 से 2 कैंसिल, C आ गया 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। पार्ट 1 का आंसर। पार्ट 2, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। पार्ट 2 बेटा मैं इधर कर रहा हूँ लेफ्ट साइड में। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेंगे 4/3। तो C अपॉन VW 4/3 इज इक्वल टू, अभी हमने निकाला 3 into 10 की पावर 8 अपॉन VW। VW is 9/4 into 10 की पावर 8, that is 2.25 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारे पूरा सॉल्यूशन। आई होप आपका पूरा ठीक होगा एंड यू विल स्कोर 100 out of 100। थैंक यू।